आप देख रहे हैं राज समाचार हासी। बीच में अन्नदाता 24 अगस्त से अपने जाट धर्मशाला से कांग्रेस जन अभियान की शुरुआत हुई है। जो राहुल जी के नेतृत्व में भाई एमपी जी ने परमिशन लेकर हमारे इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो उसी को लेकर आज आप सबको इनवाइट किया गया था कि साथ में हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और हमारे एक्स एमपी पूनम IAS आप सबके साथ भोजन भी करेंगे और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। धन्यवाद। तो आयोजन था आज 24 अगस्त को हांसी में कांग्रेस जन अभियान के नाम से शुरू किया है। वैसे ये इस कड़ी में दूसरी सभा थी। पहली जींद में की गई थी 20 तारीख को, और इस तरह की 5 सभाएं जो 15 हलके हैं उनको कवर करेंगी। एक 3 असेंबलीज की एक यूनिट बनाई गई है जिसके अनुसार ये सभाएं हम कर रहे हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सरकार का विरोध करने की बात, बल्कि एक जो राजनीति में हरियाणा में जो पिछले चुनाव के बाद से एक उदासीनता का माहौल है, और लोगों में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, उसमें एक सक्रियता लाने के लिए, ताकि लोग कांग्रेस के प्रति जो निष्ठा रखते हैं और जो नए लोग जुड़ना चाहें उनको इसके साथ जोड़ा जा सके। और ये 5 मीटिंग्स होंगी। ये आज दूसरी थी, तीसरी कलायत में है, कलायत नरवाना और उचाना की। चौथी परवाड़ा, उकलाना और हिसार की है। उसमें अभी देख रहे हैं कि तीनों की एक जगह करेंगे या हिसार की एक अलग से करके उकलाना बरवाड़ा की अलग करेंगे, और फिर अंतिम मीटिंग जो है वो 14 सितंबर को नलवा, आदमपुर और फतेहाबाद की होगी। तो ये 15 हलकों की है। और इसके बाद जो योजना है वो ये है कि अक्टूबर माह से सद्भाव यात्रा के नाम से एक प्रदेश भर की एक पद यात्रा शुरू करेंगे सारे कांग्रेस जनों के साथ, और जो करीब 6 महीने चलेगी, और पूरा प्रदेश उसके अंदर 90 के 90 हलके जो हैं वो कवर किए जाएंगे। नाम जैसे आपने अब जानी वैसे भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब संगठन बनने की शुरुआत हो चुकी है। 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं, और अब इसके बाद इनकी कार्यकारिणी वगैरह बनेंगी। तो एक पूरी टीम जो है वो हर ज़िले में, ज़िला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, कॉन्स्टिट्यूंसी के स्तर पे बनना शुरू हो जाएगी। तो अपने आप एक ऊर्जा जो है वो पार्टी में आएगी, जो किसी भी धड़े से या किसी भी नेता से कहीं ज़्यादा बड़ी होगी। संगठन क्या थोड़ी बदलने में समय लगता है, लेकिन बहुत अच्छी एक शुरुआत है। और बाकी जो बनाए हैं वो जो उनकी परफॉर्मेंस होगी आगे आने वाले समय में, वो तो उससे आकलन किया जा सकेगा कि कौन किसने कितना अच्छा काम किया। तो इस की यात्रा होगी, सब इसमें मिलकर चलेंगे। यात्रा कांग्रेस की यात्रा है, उसमें सारे कांग्रेसी होंगे, और इसमें कोई ये नहीं है कि किसी की लीडरशिप चमकाने के लिए यात्रा की जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य उससे कहीं बड़ा है। जैसे उस यात्रा का उद्देश्य ये नहीं था कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप को लोगों के सामने पेश करना था, उसका मुद्दा बहुत बड़ा था। देश के अंदर जो बिखराव की शक्तियां जो काम कर रही थी, वो उन सब के खिलाफ एक यात्रा थी, भारत को जोड़ने की एक यात्रा थी। इसी तरह से ये यात्रा भी सद्भाव यात्रा है। हमारा जो भाईचारा है, इसको क्षीण करने का प्रयास हो रहा है, उसको, उस चीज़ को रोकने की एक कवायद के तौर पे इसे लिए जाना चाहिए, ना कि इसके कि इसमें किसी लीडर को चमकाया जाएगा। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की यात्रा है, तो जितना कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस जन इसमें भाग लेंगे, पार्टी को उतनी शक्ति इससे मिलेगी। नैतिक तौर पे समाज में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा राजनीति उनका एक आईना बनता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक चीज़ें जो हैं, जिसमें
तनाव भी होता है, मिलन भी होता है, कई बार कटुता भी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको कभी हरियाणा में सुनियोजित तरीके से नहीं बढ़ाया गया था जो अब बढ़ाया जा रहा है पिछले 10-11 साल से। और वो शुरुआत में ही शुरू हो गया था बीजेपी का 2014 में सरकार आने के थोड़े समय बाद से ही। और अब तो ये चीज़ हर जगह जग जाहिर है कि पूरी राजनीति जो है वो उनकी इसी के ऊपर आधारित है कि किस प्रकार से समाज को विखंडित करके वो अपने वोट साधने का जो उल्लू है, जो वोट का जो है उसका उल्लू वो साध सकें, तो उसका वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें अब तक वो कामयाब रहे हैं। अन्यथा 2024 के चुनाव में बीजेपी ने तो कुछ प्रदेश के लोगों को ना कुछ कहा, ना कोई नई बात रखी, ना कोई नई चीज़ें लोगों के सामने रखी कि हम प्रदेश के लिए ये करेंगे या वो योजना लेके आएंगे, युवाओं को इस तरह से रोजगार देंगे, कृषि की इस तरह से बढ़ोतरी करेंगे, कुछ भी नहीं था उनके एजेंडा पे। लेकिन फिर भी वो सरकार बनाने में तीसरी बार कामयाब हुए हैं। तो वो सारा का सारा ये एजेंडा ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे उसका रूप सांप्रदायिकता के रूप में है और हमारे प्रदेश में खास तौर पे तो जाति आधारित है। ये अब सबूत के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने तो 6 महीने की मेहनत करके पूरी रिसर्च टीम के साथ तब जाके एक असेंबली की चोरी पकड़ी है। अनुराग ठाकुर ने तो उनकी बात और पुख्ता कर दी, 3 दिन में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 लोकसभाओं का डेटा दे दिया। और आप ये सोच के देखिए वो डेटा कहाँ से आया होगा, इलेक्शन कमीशन से आया होगा। इलेक्शन कमीशन जो चीज साझा नहीं करना चाह रहा तो सत्ता पक्ष के साथ साझा कर रहा है। जो चीज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए वो सत्ता पक्ष देने लग रही है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है और इसके लिए अंग्रेजी का एक ही शब्द है, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर में वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी यदि उस रास्ते पर चल जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हमें इस बात की खुशी है कि ये बहुत अच्छे समय में ये मुद्दा जो है दोबारा इतना मुखर हो गया और शायद पहली बार अब ये लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो गया है। ये एक इलेक्टोरल एजेंडा पहली बार बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। अभी तक ईवीएम की बात होती थी, लोग मानते थे नहीं मानते थे, लेकिन उस तरह से उसका प्रभाव नहीं था जो इलेक्टोरल लिस्ट में जो धांधली है। एक तो जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो, और उसके बाद जो ये SIR नाम का प्राणी या जिन जो छोड़ा है बिहार में, इसने तो सारे लोगों को दिखा दिया कि खेल बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर चल रहा है। अब देखिए, क्योंकि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि फैसला जो भी होगा जल्दी आ जाएगा। लेकिन देखिए अब समय है, इन द सेंस कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हरियाणा में घटने वाली है या कोई चुनाव आने वाला है। तो उस नाते पार्टी के पास एक समय था और उन्होंने समय का उपयोग करके, और जिला अध्यक्षों की जो नियुक्तियां हैं वो तो वो एक्सरसाइज जब से शुरू की थी और जब नियुक्ति हुई है वो तो बहुत जल्दी है उस हिसाब से, तो इसमें डिले नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि 12 साल से नहीं था तो मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम ये हो गया अब, और आगे अब इसका विस्तार हो जाएगा। भाई आप CLP क्या कह रहे हो? बीजेपी वाले नेहरू को याद कर देंगे इस बात पे भी, वो उदाहरण निकाल के लाएंगे कि वो मुख्यमंत्री इतने दिन तक वो यूं रह गया था बिना मंत्रिमंडल बनाए। एक शब्द में यदि बोलूँ तो कानून व्यवस्था नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी की प्राथमिकता ही नहीं है। और किसी भी सरकार का, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो या प्रदेश स्तर की हो, सरकार का पहला दायित्व जो है वो उसका जो सिटीजन है, जो लोग हैं, उनकी देख रेख में उनको सुरक्षा प्रदान करने का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके बिना किसी शासन का, किसी प्रशासन का कोई इकबाल नहीं होता। और जो वो घटना घटी थी जब एक DSP को उसकी वर्दी में आप लोगों के सामने बिठा के एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई सरकारी पौधा नहीं है, कोई स्थान नहीं है, उससे पब्लिक अपॉलॉजी जो करवाई गई थी, पूरी दुनिया के सामने जो मजाक उड़वाया गया था, उससे माफी मंगवा के, यदि ऐसी सरकार पुलिस के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है और वो भी DSP स्तर के अधिकारी के साथ, तो उनको गुंडागर्दी की घटनाओं से क्या वास्ता होगा उसका अंदाजा आप खुद लगा लें। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी वो रंग दे दो दूसरे वाला, किसी तरह से घुमा फिरा के। वहां भी ये ढूंढते हैं कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, इनकी जाति ढूंढो।
और फिर उसको उस हिसाब से डील करना शुरू करो। तो ऐसी मानसिकता जहाँ घर कर जाए उस सरकार का कोई इकबाल नहीं रहता। और मेरी मुख्यमंत्री से अर्ज है, मेरे वो मित्र हैं, मेरे साथ वो सांसद रहे हैं, भले आदमी हैं, कृपया करके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अपना मुख्यमंत्री होने का जो दायित्व है उसको पहला दायित्व मान के उसको निभाएं। बाकी राजनीति और बाकी सरकार तो चलती रहेगी। मैं तो कहने जनमानस में एक थोड़ा सा असंतोष और एक उदासीनता है। वो इसीलिए है कि शायद कांग्रेस को जिस प्रकार से उग्र रूप से एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो शायद उस नाते नहीं हो पाता। ये पत्रकार ही हैं जिन्होंने इस बीजेपी का ढोल इतना बजाया है पिछले 11 साल में। तो वो एक पुरानी कहावत है, जब ये नाज़ियों का फैलाव हुआ था यूरोप में तो एक व्यक्ति ने ये कहा था कि सबसे पहले ये कम्युनिस्टों के पीछे आए थे, हम चुप रहे थे क्योंकि हम कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर ये सोशलिस्ट के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम सोशलिस्ट नहीं थे। फिर ये ट्रेड यूनियंस के पीछे आए, हम चुप रहे क्योंकि हम ट्रेड यूनियन वाले नहीं थे। फिर ये जूस के पीछे लगे, हम चुप रहे क्योंकि हम जूस नहीं थे। लेकिन अब ये मेरे पीछे आए हैं, अब मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। किसी भी फाशीवादी शक्ति के साथ दब के या समझौता करके ये सोचोगे कि हम उनको संभाल लेंगे, इतिहास गवाह है ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको इस कदर काटती है कि आपको ये भी नहीं समझ में आता कि आपके साथ हुआ क्या। और ये पूरी अब तो आपके एक इकलौता आप वाला माध्यम है जो बचा हुआ है, जहाँ से लोगों को अभी भी सूचना मिल जाती है जो बिल्कुल सरकारी पक्ष की ना हो। आपका नंबर है?